ये दृश्य दिल को लुभाता है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे दिखते हैं, घास वाले मैदान नजर आते हैं जिनमें खेलना कितना अच्छा लगता है। ये सब प्रकृति के ही उपहार हैं जो हमें मिले हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है, जहाँ की जलवायु में भी विविधता नजर आती है, जिसके कारण ही यहाँ अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कुछ पेड़ पौधे छोटे होते हैं तो कुछ बहुत लंबे वृक्ष होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसी ही विविधता नजर आती है हमारे यहाँ पर, जिसके चलते वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, सदाबहार वन और पर्वतीय वन। प्रकृति के उन उपहारों का आनंद तो हम लेते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है इनके संरक्षण के लिए, इनके विस्तार के लिए किस तरह के कार्य किए जाते हैं? तो आइए आज के कार्यक्रम में इन्हीं प्रयासों से आपको रूबरू करवाते हैं। दिल्ली से सफर की शुरुआत कर चलते हैं उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अपनी सफर की शुरुआत करते हैं हम और आपको इस संस्थान के अनूठे इतिहास के बारे में बताते चलते हैं। NBRI का इतिहास भी ऐतिहासिक स्थान रखता है। 1800 ईसा पूर्व से सिकंदर बाग का रॉयल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध इस वनस्पति उद्यान को मुगल सल्तनत के नवाबों द्वारा स्थापित किया गया था। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम के नाम पर इस उद्यान का नाम सिकंदर बाग रखा था। आज भी संस्थान के पास स्थित सिकंदर बाग की ऐतिहासिकता को देखा जा सकता है। ब्रिटिश शासन काल में इस उद्यान का नाम गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर गार्डन कर दिया गया। सन 1932 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी और डॉक्टर S.K. चतुर्वेदी ने आसपास की कुछ जमीन को लेकर इस सिकंदर बाग को वनस्पति उद्यान में तब्दील कर दिया और औषधीय और पुष्पों के पौधों को भी इस उद्यान में लगाया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सरकार को फिर इस उद्यान को नेशनल बोटानिकल गार्डन बनाने का भी एक प्रस्ताव रखा, जिसके फलस्वरूप सन 1948 में इसे नेशनल बोटेनिक गार्डन में परिवर्तित किया गया और कानपुर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर K.N. कौल को संस्थापक निदेशक बनाया गया। कुछ समय पश्चात 13 अप्रैल सन 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा नेशनल बोटेनिक गार्डन को अंगीकृत किया गया और प्रोफेसर K.N. कौल को इसका निदेशक बनाया गया। सन 1976 में निदेशक पद पर आए डॉक्टर T.N. खुशू ने नेशनल बोटेनिक गार्डन में अनुसंधान कार्य एवं प्रयोगशालाओं को जोड़कर इसका नाम बदलने का प्रस्ताव CSIR के सामने रखा, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये संस्थान सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है। यहाँ की बारीकियों को समझने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं संस्थान परिसर में। तो फिर आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं निदेशक महोदय से। नवाब ऑफ अर्थ सादात अली खान पहले एक गार्डन को शुरू किए थे। इसको अभी हम जानते हैं नेशनल बोटनिकल गार्डन के नाम पे। ये 1948 में नेशनल बोटनिकल गार्डन हुआ। 1953 में ये CSIR को हैंडओवर किया गया। फिर 1978 में इसको नाम दिया गया नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च करता है प्लांट की क्षेत्र में। ये नहीं कि हम सारे प्लांट के ऊपर काम करते हैं, जो क्रॉप प्लांट हैं उसके ऊपर ICR है काम करता है, लेकिन हमारा मेन पर्पस जो है सारे प्लांट
जैव विविधता जो है भारत की, उसको सारे कैप्चर करना, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकें और आगे उसको बढ़ा सकें और ह्यूमन की यूटिलाइजेशन में ला सकें, उसको व्यवहारिक ये में ला सकें, ये सब काम हम यहाँ करते हैं। निदेशक महोदय से बात करने के बाद उपलब्धियों का संज्ञान लेने की बारी है। एनबीआरआई देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्नत विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से राष्ट्र की मौजूदा और उभरती समस्याओं के लिए संयंत्र आधारित तकनीकी समाधान प्रदान करने के लक्ष्य से निरंतर कार्य कर रहा है और अपने अभी तक के सफर में संस्थान ने अनेकों ही उपलब्धियां अपने नाम की हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनेकों पादप आधारित मूल्यवर्धित औषधीय प्रसाधन संबंधित और पौष्टिक औषधीय पदार्थों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों और तकनीकी जानकारियों के विकास के साथ साथ जैव उर्वरकों एवं जैव पीड़कनाशियों के विकास के लिए सूक्ष्म जैविक तकनीकों का भी विकास किया है। इनके अलावा संस्थान द्वारा BGR-34 मधुमेह प्रबंधन हेतु एक हर्बल फॉर्मुलेशन भी तैयार किया गया है, तो वहीं सफेद मक्खी प्रतिरोधी कपास की प्रजाति का भी विकास यहाँ किया गया है। आर्सेनिक मुक्त धान मुक्ताश्री को भी यहाँ विकसित किया गया है। मानव स्वास्थ्य हेतु हर्बल उत्पाद तैयार किए गए हैं। वानस्पतिक उद्यान एवं संरक्षण के लिए यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के पौधों के लिए राष्ट्रीय संग्रह केंद्र पादपालय को यहाँ स्थापित किया गया है। समय समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप ग्रीन प्लानर भी इस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई है। इन सभी उपलब्धियों के साथ ही अनेकों प्रौद्योगिकियों का विकास भी इस संस्थान में किया गया है। साथ ही यहाँ समय समय पर सामाजिक और शैक्षिक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। संस्थान के संदर्भ में इतनी जानकारी लेने के बाद अब बारी है हर भाग का दौरा करने की। तो आइए चलते हैं पर्यावरण प्रौद्योगिकी विभाग की ओर, जहाँ पर मृदा प्रदूषकों से होने वाली मृदा गुणवत्ता और उर्वरता की हानि, साथ ही उसके सुधार के उपायों पर कार्य किया जाता है। ऐसी वनस्पतियां जिनमें अकार्बनिक और कार्बनिक मृदा प्रदूषकों का संचय होता है, उन्हें हम मनुष्यों द्वारा ग्रहण करने पर प्रदूषकों का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसे में बेहद जरूरी है इन मृदा प्रदूषकों का अध्ययन किया जाना, जिसके लिए एनबीआरआई के पर्यावरण प्रौद्योगिकी विभाग में मुख्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका गहन अध्ययन किया जाता है, साथ ही इनके सुधार के लिए भी अहम कदम उठाए जाते हैं। आइए इन्हीं के बारे में विशेषज्ञ से विस्तृत जानकारी लेते हैं। यह पर्यावरण प्रौद्योगिकी विभाग है। यहाँ मुख्यतः हम मृदा के जो प्रदूषक होते हैं, जिनसे फूड चेन कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जो किसान हैं हमारे और जो उनके प्रोड्यूस हैं, जैसे कि चाहे फसलें हो गई, चाहे कि वेजिटेबल्स हो गए, उनमें जो कंटामिनेंट्स का लेवल है अगर वो अत्यधिक होता है तो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभाव में डालता है और ये उनको निर्यात में भी बाधा बनते हैं, चाहे वो निर्यात अपने देश के अंदर हो या देश के बाहर। उस कंटामिनेंट्स में जैसे कि हमारे पेस्टिसाइड्स आते हैं और मेटल्स या मेटलॉइड्स कह सकते हैं हम, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन आते हैं, जैसे कि आपके आर्सेनिक या फिर क्रोमियम, और जैसा मैंने पहले बताया पेस्टिसाइड, जिसमें कि HCH प्रमुख है, जो लखनऊ के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इनका हम विश्लेषण करते हैं कि मिट्टी में वो कितना है और हम उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित
महिलाओं को आर्थिक रूप से किया सुदृढ़। 6 राज्यों के 31,914 लाभार्थी महिलाओं को तसर रेशम की खेती में मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। पर्यावरण प्रौद्योगिकी विभाग का दौरा करने के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। संस्थान द्वारा विकसित उत्पादों का ज्ञान लेते हैं, जिनके लिए संस्थान में समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसके माध्यम से विकसित तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, आम जन तक इन्हें पहुंचाया जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने विभिन्न वनस्पतियों के गुणों को समझकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हर्बल एंटी डैंड्रफ केश तेल, दंत दर्द निवारक उत्पाद और तनाव को कम करने हेतु हर्बल मास्क स्प्रे नित्य बनाया है। तो वहीं पोषण के लिहाज से न्यूट्रीजैम और क्रोमाटीन उच्च उपलब्ध करक्यूमिन भी तैयार किया गया है। कृषि का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। इस क्षेत्र में भी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तकनीकियों का विकास किया गया है, जैसे बीटी कपास तकनीकी, सूक्ष्मजीवी आधारित जैव उर्वरक। इनके अलावा भी कई अहम किस्मों का विकास इस संस्थान द्वारा किया गया है। आइए इन्हीं सब के बारे में ज्ञान अर्जित करें विशेषज्ञ महोदय से। जो भी प्रौद्योगिकी या तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे विकसित होती है इस संस्थान में, उसको किस तरीके से हम आम जनता तक पहुँचा सके, उसमें बहुत सारे अलग अलग मार्ग है। उसमें एक मार्ग ये है कि जैसे हम लोग जो भी प्रौद्योगिकी यहाँ पे विकसित हुई है, अलग अलग मार्गों तरीके से हम लोगों तक पहुँचाते हैं। जैसे प्रदर्शनी है, राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग प्रदर्शनी होती है, तथा बहुत सारे ऐसे कार्यशाला होती है जिसमें हम हमारी जो प्रौद्योगिकी है, विकसित प्रौद्योगिकी है, उसको प्रदर्शित करते हैं। और उसके लिए हम जो भी कंपनीज इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उनको हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। उनको उस प्रौद्योगिकी के बारे में पूरा समझाते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर ये प्रौद्योगिकी जो है हम उनको हस्तांतरित कर देते हैं। अभी तक हमने जाना कि CSIR के NBRI में कई तकनीकियों का विकास किया गया है और साथ ही खास तकनीकों को बढ़ावा भी यहाँ पर दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक खेती की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेती पूरी तरह से जल में होती है। खेती की इस आधुनिक तकनीक में मुख्य निर्भरता मिट्टी पर ना होकर पानी पर होती है। हाइड्रोपोनिक खेती में लगभग 90% पानी की बचत होती है। परंपरागत खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक खेती का इस्तेमाल कर कम जगह में अधिक पौधों को उगाया जा सकता है और इसमें फसल भी अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। किस तरह से इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, आइए जानते हैं। तरह तरह की समस्याएं हम लोग आगे के दिनों में फेस करने वाले हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज कह लीजिए। नहीं तो कि स्पेस का बहुत बड़ा एक इशू है कि उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, छोटे से स्पेस में हमको खेती करना पड़ रहा है। और सॉइल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जो कि दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। और अर्बनाइजेशन के तौर पे हमको स्पेस भी कमी हो रहा है, और क्लाइमेट जैसे कि गर्मी हो रहा है, हर साल टेम्परेचर नया नया रिकॉर्ड सृष्टि कर रहा है। सो इसको आगे देखते हुए हमने 2 यूनिट जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को किस तरह से पौधों की कम से कम स्पेस इस्तेमाल करके, कम रिसोर्स यूटिलाइज करके ज़्यादा पैदावार कर सके हैं, इसको आगे रख के इसको कुछ डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स फैसिलिटी हमने जो डेवलप किए हैं, उसके जितना पौधे न्यूट्रिएंट जितना ज़रूरत होता है, जितना कम से कम पानी इस्तेमाल करके एरोपोनिक्स फैसिलिटी में उसका जो सतह होता है, रूट होता है, उसी को सप्लीमेंट देते हैं, जिसके चलते पौधों में पैदावार कम समय में उसका पैदावार हो जाता है। आधुनिक तकनीकें बदलाव निश्चित तौर पर लाती हैं, किसानों के आगे बढ़ने में मददगार साबित होती हैं, जिनके लिए हमारे वैज्ञानिक गण काफी मेहनत करते हैं।
आइए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं संस्थान के आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में, जो कि अहम भूमिका निभाता है। इस विभाग का उद्देश्य फसलों में कृषि संबंधी गुणों को बढ़ाना और उनके सुधार के लिए उत्पन्न ज्ञान का उपयोग करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना है। हमारा डिपार्टमेंट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसका मेन उद्देश्य है कि हम जितने प्लांट्स हैं, जितने कॉटन है, टमाटो है, राइस है, इनके अलग अलग एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट ट्रेड पे हम काम कर रहे हैं, इनके इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। इस विभाग द्वारा किए गए शोध कार्यों ने पादप जीव विज्ञान और इसके पर्यावरणीय संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आइए विशेषज्ञ से हम भी इस विभाग की कार्य प्रणाली को समझें। हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा डिपार्टमेंट राइस पे भी काम करता है। तो राइस में आर्सेनिक एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि राइस जहाँ जहाँ पे इंडिया में ग्रो होता है वहाँ पे आर्सेनिक का मेजर कंटामिनेशन, और आर्सेनिक अपने हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमारा इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहा है कि राइस प्लांट में आर्सेनिक कैसे एक्यूमुलेट होता है। ऐसे ही हमारा इंस्टीट्यूट टमाटो के लिए भी काम करता है, और टमाटो में न्यूट्रिशन, टमाटो फ्रूट में न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे हमारे डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा इन इम्पॉर्टेंट 3 मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे जीनोमिक्स हो गया, प्रोटियोमिक्स हो गया, तो इस पे भी हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बाद अब वक्त है NBRI के पादपालय का रुख करने का। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का पादपालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पादपालय है। पौधों के नमूनों की अधिकतम संख्या में संग्रह होने के कारण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्तशासी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के भाग 39 के उपभाग 1 के अंतर्गत इस पादपालय को भारतीय पौधों का राष्ट्रीय भंडार गृह भी घोषित किया है। इस पादपालय में लगभग 3 लाख पादप नमूनों का संकलन किया गया है, जिसमें आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, लाइकेन और शैवाल के पादप नमूने संग्रहित हैं। भारत के पौधों के लिए राष्ट्रीय संग्रह केंद्र के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में जो हर्बेरियम डिवीजन है, ये भारत के मुख्य पादपालयों में से एक है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका 3रा स्थान है। हमारे यहाँ लगभग 3000 पौधों का संकलन किया गया है, जिनमें 1 लाख से अधिक एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, लगभग 1.5 लाख के स्पेसिमेन लाइकेन्स के हैं, ब्रायोफाइट्स के करीब 15,000 स्पेसिमेन हैं, टेरिडोफाइट्स के करीब 8,500 स्पेसिमेन हैं और एल्गी के लगभग 2,500 स्पेसिमेन का कलेक्शन करके और इस हर्बेरियम में संग्रहित किया गया है। बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव पिपोला ढूंग में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आप किस तरीके से सिंचाई करते हैं? सिंचाई तो जैसे कृषि विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर टैंक भी बनाए गए हैं, कुछ ड्रिप योजनाएं हैं, कुछ किसान जो है उससे भी जो है सिंचाई करते हैं। लगता है ये ड्रिप स्प्रिंकलर जो है किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत ही कारगर है। इससे जो है पानी की बचत होती है और कम पानी में अधिक उत्पादन होता है। जो कच्चे तालाब का निर्माण किया जाता है वो बरसात पर निर्भर होते हैं। उसके द्वारा जो है जो पानी बरसात का जो होता है उन तालाबों में जाता है, उसके बाद सिंचाई की जाती है।
देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 5 जून सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पादपालय के बाद आइए अब रुख करें संस्थान के जड़ी बूटी संग्रहालय का, जिसकी स्थापना 5 मार्च 2021 को की गई थी। संस्थान के फार्माकोग्नोसी डिवीजन में स्थापित इस संग्रहालय में प्रमाणित औषधियों के करीब 2000 नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। इसकी स्थापना इस उम्मीद के साथ की गई है कि ये संग्रहालय शोधकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न संस्थानों और स्कूलों के आगंतुकों की भी बहुत मदद करेगा। ये संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही अधिक कुशल लक्ष्यों के साथ हर्बल दवाओं को विकसित करने में बहुत मददगार साबित होगा। इस संग्रहालय से और क्या फायदे मिल सकते हैं, आइए जानें। यहाँ पर हम लोग औषधि पौधों के मेडिसिनल प्लांट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें जो हमारी भारत सरकार की दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके लिए हम लोग मोनोग्राफ डेवलप करते हैं, जिसको वो लोग गवर्नमेंट गजट में पब्लिश करते हैं, जिसके द्वारा हमारे इंडस्ट्री, हमारे किसान भाई बंधु उसकी गुणवत्ता की पहचान हेतु उस मोनोग्राफ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है कि हमारे बाज़ार में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, एडल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं। एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया है, जिसमें हमें आयुर्वेद काउंसिल की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है औषधि पौधों की खेती की, क्योंकि खेती से गुणवत्ता युक्त औषधि पौधों के मटेरियल हम नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्थान, हमारा ये फार्माकोग्नोसी डिवीज़न पिछले करीब 15 सालों से क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे काम कर रहा है। अब जानते हैं CSIR के फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में। ये एक राष्ट्रव्यापी मिशन है जिसे 25 राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने और CSIR प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती के माध्यम से उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन कर किसानों को, हमारे युवाओं को इसका महत्व और तरीका सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूली छात्रों में भी फूलों की खेती के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। CSIR का ये संस्थान कैसे इस मिशन को सफल बना रहा है, आइए जानते हैं। फ्लोरिकल्चर मिशन एक CSIR ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड बना के रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग किसान लोग यहाँ पे आके देख पाए पौधा कैसे लिया जाता है, पौधे कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में ये यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड है। फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत हमारे यहाँ पे 25 राज्य जो है, NBRI एक नोडल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर में ये प्रोग्राम चल रहा है। उसमें से 6 और संस्थान है जिससे NBRI के साथ जुड़ा हुआ है, जो हम लोग अपने फार्मर्स क्लस्टर बने हुए हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब ऐसे राज्य है जिसमें हम लोग NBRI काम करते हैं। संस्थान में अनेकों ही तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिनका जायजा हमने अभी तक लिया। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी SEM का ज्ञान लेना भी बेहद जरूरी है। SEM नमूने की सतह स्थलाकृति को देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। विभिन्न विषयों के शोधकर्ता भी इस तकनीक से अपने विभिन्न प्रकार के नमूनों का अध्ययन करते हैं।
वैज्ञानिक कड़ी मेहनत करते हैं तो उनका प्रदर्शन करना भी जरूरी है, जो कि संभव होता है NBRI के म्यूजियम के माध्यम से। यहाँ पर वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों का प्रदर्शन करते हैं। हमारा संस्थान CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ का यह प्रभाग अभिदर्शन के नाम से जाना जाता है। यह प्रभाग मुख्यतः स्थापित किया गया था जिससे हमारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्यों, वैज्ञानिक कार्यों का इसके द्वारा प्रदर्शन कर सकें। इस प्रभाग में देश विदेश और विभिन्न जगहों से अकादमिक स्तर के विभिन्न प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, बच्चे, छात्र, शोधार्थी समय समय पर भ्रमण करते हैं। CSIR की NBRI की भूमिका अग्रणी है। यहाँ अनुसंधानों और तकनीकों का अनूठा मेल देखने को मिलता है। देश में वनस्पति संरक्षण और विकास के प्रति यहाँ के वैज्ञानिक अग्रसर रहते हैं। अगर आप यानी हमारे किसान भाई बहन यहाँ से जुड़कर और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो रुख कर सकते हैं इस संस्थान का। यहाँ का पता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, 436 प्रताप नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001। आप चाहें तो फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 5222297802 या 5222205839, या फिर सीधा आप रुख कीजिए संस्थान की वेबसाइट का www.nbri.res.in, या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है director@nbri.res.in। और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो बस हमारी ईमेल आईडी के जरिए करिए हमसे संपर्क। हमारी ईमेल आईडी है shreshthsansthan.ddkisan@gmail.com। अगले अंक में लेकर चलेंगे आपको नए संस्थान के सफर पर, इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आज का सफर बस इतना ही।